नमस्कार दोस्तों, IS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे भारत के ऋण जीडीपी अनुपात में वृद्धि पर, मतलब भारत द्वारा लिए गए लोन और जीडीपी के अनुपात पर। भारत द्वारा लिए गए ऋण मतलब लोन और जीडीपी के अनुपात में वृद्धि पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक व्यय में हो रही वृद्धि के परिणाम स्वरूप इस वर्ष भारत का ऋण जीडीपी अनुपात डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अथवा सार्वजनिक ऋण अनुपात 90% तक रह सकता है। कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक व्यय में हो रही वृद्धि मतलब इस समय आमदनी हो नहीं रही है और खर्चा हो रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत का ऋण जीडीपी अनुपात डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 90% तक रह सकता है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुताबिक इस वर्ष महामारी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत के सार्वजनिक ऋण में 17% अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे भारत का ऋण जीडीपी अनुपात 90% तक रह सकता है, मतलब 90% तक पहुंच सकता है। इससे पहले भारत का ऋण जीडीपी अनुपात लगभग 70% के आसपास था और IMF के मुताबिक महामारी के कारण हो रहे परेशानियों के कारण भारत के ऋण जीडीपी अनुपात में 17% की गिरावट हो सकती है। इससे भारत का ऋण जीडीपी अनुपात 90% तक पहुंच सकता है। वर्ष 2021 तक भारत के ऋण जीडीपी अनुपात में स्थिरता आ सकती है, मतलब अभी गिर रहा है, 70% गिरा, लेकिन वो फिर से अपने पुराने अनुपात मतलब 70% पे आ सकता है। उसके बाद वो स्थिर रह सकता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1991 से अब तक भारत का ऋण जीडीपी अनुपात तकरीबन स्थिर ही रहा है। मतलब 1991 से अब तक भारत का ऋण जीडीपी अनुपात लगभग 70% के आसपास बना रहा है और बीते एक दशक में यह औसतन 70% दर्ज किया गया है, किंतु इस वर्ष इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस वर्ष इसमें 17% की बढ़ोतरी होने की संभावना है और 90% के आसपास पहुंचने का चांस है। अब बात करते हैं क्या होता है सार्वजनिक ऋण अनुपात। ऋण जीडीपी अनुपात अथवा सार्वजनिक ऋण अनुपात किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ ऋण का अनुपात होता है। मतलब किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद मतलब उसके पैदावार का और उसके बाद वो कितना लोन लिया है, इसके अनुपात होता है। इस अनुपात का उपयोग किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके घर 1 लाख रुपए की इनकम हो, पर ईयर 1 लाख की इनकम हो, और उसके बाद आप जितना बैंक से लोन लेते हैं, मान लो आप 2 लाख रुपए लोन लेते हैं, तो उसका अनुपात निकाला जाएगा। ऐसे ही देश भी करते हैं। क्या पैसा ऐसे थोड़ा सा होता है, वो भी कहीं से लोन लेते हैं, कहीं से पैदा करते हैं, कहीं से चुकाते हैं। इसीलिए इनमें भी ऋण और प्लस मतलब लोन लेने की प्रवृत्ति होती है। सरल शब्दों में तो कहें, ऋण जीडीपी अनुपात किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके वार्षिक आर्थिक उत्पादन से करता है। मतलब उसका सार्वजनिक ऋण कितना है, इसकी तुलना उसके आर्थिक उत्पादन से करता है। किसी भी देश द्वारा लिए गए ऋण की तुलना उसके उत्पादन से करके यह अनुपात उस देश के ऋण भुगतान करने की क्षमता को इंगित करता है। मतलब इस अनुपात निकलने से 90% अनुपात निकलने से यह पता चलेगा कि भारत अपना ऋण जो लोन लिया है भर पाने में कितना सक्षम है। इसे प्रायः प्रतिशत के रूप में चिन्हित किया जाता है। हमने बताया ना आपको 15% के रूप में, यह प्रतिशत के रूप में चिन्हित किया जाता है। ऋण जीडीपी अनुपात क्या बताता है? ऋण जीडीपी अनुपात या सार्वजनिक ऋण अनुपात किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। मतलब यह जो अनुपात निकलता है आपकी लोन चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। या इसी प्रकार यह देश के लोन मतलब ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। कितना IMF से या विश्व बैंक से कितना लोन लिया है किसी देश से। अतः जिस देश का ऋण जीडीपी अनुपात जितना अधिक होता है, उसे आप अपने सार्वजनिक ऋण को चुकाने में उतनी ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब आपका जीडीपी अनुपात मतलब किसी देश का ऋण जीडीपी अनुपात जितना ज़्यादा होगा, वह अपना लोन उतने अच्छे से नहीं चुका पाएगा। मतलब जितना ज़्यादा माइनस में रहेंगे उतने ही आपको दिक्कत होंगी अपना लोन चुकाने में। जितना आप प्लस के करीब आएंगे, जीरो के करीब आएंगे, उतना आपको आसानी होगी लोन को चुकाने में। इस प्रकार एक देश का ऋण जीडीपी अनुपात जितना अधिक बढ़ता है, उसे डिफ़ॉल्ट होने की संभावना उतनी अधिक हो जाती है। मतलब 90% हो गया है, 100% -100% हो जाए या उससे भी माइनस में चला जाए, तो वो पूरा देश डिफ़ॉल्ट हो जाता है और अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। तो प्रायः घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वित्तीय अस्थिरता आ जाती है। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या यहाँ के सामान सस्ते हो जाएंगे लेकिन बाहरी सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। यही कारण है कि सभी देशों की सरकारों द्वारा अपने ऋण जीडीपी अनुपात को हर स्थिति में कम करने का प्रयास किए जाते हैं। मतलब मार्केट में स्थिरता बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट या घरेलू मार्केट में स्थिरता बनी रहे,
इसलिए हर देश द्वारा अपने ऋण जीडीपी अनुपात को हर स्थिति में कम करने के प्रयास किए जाते हैं। हालांकि कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि अपनी स्वयं की मुद्रा छापने में सक्षम संप्रभु देश किसी भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब खुद नोट छापने वाले देश कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे अधिक से अधिक मुद्रा छाप कर अपने ऋण को भुगतान कर सकते हैं, मतलब लोन चुका सकते हैं। इससे कुछ देश हैं जो यह नहीं कर सकते हैं, जैसे ईयू में जो देश हैं ये नहीं कर सकते हैं, जो संगठित देश हैं, मतलब किसी संगठन के अंदर काम करते हैं। किंतु यह नियम उन देशों पर लागू नहीं होता है जो अपनी स्वयं की मौद्रिक नीति को नियंत्रित नहीं करते हैं, जैसे कि यूरोपीय संगठन ईयू में शामिल देश। मतलब ना इंग्लैंड कर सकता है, मतलब फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी ऐसे देश ईयू में शामिल हैं और ये अपनी मुद्रा नीति खुद नहीं बनाते हैं, इनको ईयू बनाता है। ईयू में यूरोपीय सेंट्रल बैंक बनाता है, तो इसलिए अपनी खुद की मुद्रा नहीं जारी कर सकते हैं। और जो देश अपनी खुद की मुद्रा जारी कर सकते हैं वे कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे अधिक से अधिक मुद्रा छाप कर अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं। विश्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार लंबी अवधि तक 77% से अधिक ऋण जीडीपी अनुपात आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय तक अगर 77% से ऊपर रहा माइनस जीडीपी अनुपात तो प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भारत का इससे पहले कितना था, मतलब महामारी एक समस्या थी, इससे पहले 70% के आसपास था, मतलब -77 से बेहतर स्थिति में था, मतलब भारत की आर्थिक विकास हो रही थी। अब इस वर्ष -90 है, लेकिन मुद्रा मतलब अर्थशास्त्री लोग बता रहे हैं कि भारत के माइनस जीडीपी अनुपात में स्थिरता आएगी और वह फिर से 70 के आसपास पहुंचेगा। जब वह 70 पहुंचेगा तो फिर से आर्थिक विकास शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं ऋण जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी के कारण पर। युद्ध हुआ, आर्थिक अस्थिरता, आपदा और अशांत की स्थिति में सरकारों के लिए इस अनुपात को स्थिर रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मतलब जब युद्ध होता है, आर्थिक अस्थिरता होती है, आपदा देख ही रहे हैं, प्राकृतिक आपदा ही है कोरोना। ऐसी स्थिति में सरकारों के लिए इस अनुपात को स्थिर रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में सरकारें अक्सर विकास और कुल मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक ऋण लेती हैं। मतलब काम ठप ना हो, काम बंद ना हो और विकास होता रहे, इसके लिए अधिक से अधिक पैसा ऋण लेती हैं, चाहे आईएमएफ से लेती हैं या विश्व बैंक से लेती हैं या किसी और देश से लेती हैं, जिससे इन देशों का ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है? आईएमएफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ 189 देशों का एक संगठन है जो कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, रोजगार के अवसर सृजित करने, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व में गरीबी को कम करने की दिशा में कार्य करता है। मतलब विश्व में जैसे 189 देश इसके सदस्य हैं, मतलब इसमें कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, लेकिन जब एक संगठित रूप में रहेंगे तो कभी किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से लोन ले सकता है। इसीलिए आईएमएफ की स्थापना की गई है। वर्ष 1945 में गठित यह संगठन कब बना है? 1945 में बना। अपने 189 सदस्य देशों द्वारा शासित है। यह उन्हीं सदस्य देशों के प्रति जवाबदेह भी है। मतलब यह एक लोकतांत्रिक संगठन है, 1945 में बना है और इसमें 189 सदस्य देश हैं और इसमें इन्हीं देश के प्रति जवाबदेही इसकी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। मतलब इसको यह सुनिश्चित करना है कि डॉलर के मुकाबले पैसा या रुपया बराबर पहुँचे, या किसी भी देश का, मान लो ईरान का जो मुद्रा है वो एकदम निम्न स्तर पे ना पहुंच जाए डॉलर के मुकाबले, लगभग सब बराबर स्थिति में रहे। आईएमएफ का प्रयास यही रहता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।